आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस पूरे चैप्टर को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन 0.02% में अवेलेबल है मिनरल्स के फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल है वो 0.03% में है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो हम देख सकते हैं कि कितने कम परसेंटेज में अवेलेबल होके भी इसका जो यूज़ है बहुत बड़ा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि हम लोग भी कार्बन के ही बने हुए हैं और ये बहुत कम परसेंट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो कार्बन जो है एलिमेंट और कंबाइंड फॉर्म में दोनों में अवेलेबल होता है। एलिमेंट और कंबाइंड फॉर्म में दोनों फॉर्म में बहुत यूज होता है, इसका बहुत यूजफुल है। फर्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग, द कोवेलेंट बॉन्ड। द कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस बॉन्ड में होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कार्बन कर क्या सकता है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। तो जब गेन करेगा तो एनायन बनेगा, एनायन बनाएगा तो इसके न्यूक्लियस के लिए 6 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना इसके न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अब C4+ कैटायन बना ले मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें, लेकिन इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, फिर 6 प्रोटॉन्स बचेंगे, 6 प्रोटॉन्स को हैंडल करना 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी इन दोनों केस में। ठीक है, अब कार्बन कंपाउंड्स कि हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। तो एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 के और बॉइलिंग पॉइंट 391 के। क्लोरोफॉर्म 209 के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 334 के। एथेनॉल मेल्टिंग पॉइंट 156 के और बॉइलिंग पॉइंट 351 के। मीथेन मेल्टिंग पॉइंट 90 के और बॉइलिंग पॉइंट 111 के। तो इसका हम लोग देख सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। जहाँ पे इसके कंपैरिजन में जो आयनिक कंपाउंड्स थे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए। अब देख लेते हैं बॉन्ड, जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जैसे कि हाइड्रोजन एटम्स है, ये H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है, मतलब कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये लोग शेयर कर रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? डबल बॉन्ड कह रहे हैं, क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए इसको ट्रिपल बॉन्ड कह रहे हैं। नाइट्रोजन एटम्स N2 मॉलिक्यूल बन रहा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, अब मीथेन CH4। ठीक है, यहाँ पे कैसे बन रहा है? जैसे कार्बन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोग भी एक शेयर करके CH4 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की वर्सटाइल नेचर। तो कार्बन्स के जो फॉर्म्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, केमिस्ट ने पता लगा चुका है मिलियंस से भी ज़्यादा में। तो ये क्यों ऐसा है? मतलब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है कि इसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा ये कंपाउंड बनाता है? तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है, एक कैटेनेशन और एक टेट्रावैलेंसी। तो कैटेनेशन क्या होता है? तो कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो कार्बन के पास जो है एक यूनिक एबिलिटी होती है जिससे कि वो बॉन्ड्स बना सकता है अदर एटम्स के साथ, जिससे कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बने
और इसी प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ऐसा तो है नहीं कि केवल कैटेनेशन कार्बन के पास भी है, सिलिकॉन के पास भी है, ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जो कार्बन है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसीलिए स्टेबल होता है, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, सेकेंड है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी इससे हमें समझ आ रहा है, टेट्रा से मतलब 4 और वैलेंसी हम लोग 9th में पढ़े हैं, तो मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी कर सकता है। मतलब ये या तो 4 मोनोवैलेंट कम एटम्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, या फिर अपने मतलब या तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एटम्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो इसका जो स्मॉल साइज होता है, बहुत स्मॉल साइज होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है। स्मॉल साइज सो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसका पहले सब टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड सिंगल जिसमें बॉन्ड होता है कार्बन कंपाउंड में उसको सैचुरेटेड कहते हैं, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब हम इथेन का देख लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है इथेन। यहाँ पे ना तो देख लीजिए कैसे बनाते कैसे हैं, पहले ये समझिए। तो सबसे पहले हमें कार्बन लिखना है। ठीक है, स्टेप 1 है हमारा, कार्बन को लिख लीजिए सी। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें उसकी वैलेंसी को प्रॉपर करने के लिए उसमें वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, हर साइड से इसमें सबका बैलेंस हो जाए। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको ऐसे मतलब कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए, आपसे बन जाएगा ये। ठीक है, ये इथेन का हो गया C2H6। इथेन का क्या है? इथेन भी सेम है कि CC लिख लो। स्टेप 2 में हाइड्रोजन लगा दो। वैसे तो बैलेंस होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है इथेन में तो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे बन जाएगा C2H2 C2H4। अब इथेन और इथाइन। ठीक है, इथेन में हमने देखा C2H6 बन रहा है, और इथीन में C2H4, और इथाइन में C2H2 बन रहा है। ठीक है, इथाइन में। अब सेकंड सब टॉपिक है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग। तो इसमें चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, इसमें है क्या? पहले तो ये समझो। तो हमें क्या समझ में आ रहा है? चेन्स मतलब कि चेन बना रहा है, ब्रांच इसमें ब्रांच होगा, और रिंग्स मतलब कि हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, इसी तरह का रिंग्स होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बन जाए, उसी को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो एक ही तरह के मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन ये देखो स्ट्रक्चर अलग है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है एकदम सेम है। तो इसी को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं इसी को। ठीक है, अब ये बेंजीन है C6H6। एल्केन्स और एल्काइंस। तो सबसे पहले समझना है हमें एल्केन्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हाइड्रोकार्बन हमें समझना चाहिए।
हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जहाँ पे ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन है और कार्बन्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन्स बोलेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन्स बोलेंगे। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइंस बोलेंगे। अब एल्केन्स हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिंगल बॉन्ड हो, एक से ज़्यादा भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है। एल्केन्स में भी ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही डबल बॉन्ड हो, एक से ज़्यादा एक भी डबल बॉन्ड हो सकता है। और एल्काइंस में ज़रूरी नहीं कि एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो, एक से ज़्यादा भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया ही समझ लेते हैं हम ये क्या है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दिया है, फिर उसके बाद नेम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। तो इसमें एक है, कार्बन आइटम्स एक है जिसका नाम है मीथेन, फॉर्मूला है CH4। तो ये कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। स्ट्रक्चर इसका ऐसे है। सेकेंड है इथेन, C2H6, ये ऐसे बन रहा है स्ट्रक्चर, जिसमें 3 कार्बन आइटम्स है। प्रोपेन, C3H8, स्ट्रक्चर ऐसे है। फोर्थ मतलब 4 जिसमें कार्बन आइटम्स है। ब्यूटेन, फॉर्मूला का नाम C4H10, स्ट्रक्चर जिसमें 5 है। पेंटेन, C5H12, स्ट्रक्चर 6 कार्बन आइटम्स जिसमें है। हेक्सेन, C6H14 और स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड सब टॉपिक, विल यू बी माई फ्रेंड। मतलब कि ये टॉपिक इसलिए इसमें दिया गया है क्योंकि जो कार्बन है ना वो बहुत वेरी फ्रेंडली एलिमेंट है। मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट हो जाता है, मतलब फ्रेंडली रहता है, तो उसी को इसलिए कहते हैं वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। इसलिए इसमें दिया है विल यू बी माई फ्रेंड, मतलब कि क्या तुम मेरे फ्रेंड हो। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप मतलब कि जो एक फंक्शन दिखाते हैं, एक तरह के ग्रुप्स हैं, एक तरह का सिमिलरिटी होगा उसमें, एक तरह का फंक्शन होगा, उसी में फंक्शनल ग्रुप बांट दिया गया है। तो हेट्रोएटम, इसमें एक चार्ट दिया था, हेट्रोएटम क्लोरीन या ब्रोमीन अगर होगा तो ये हेलो एल्केन्स हैं, तो यहाँ पे क्लोरो या ब्रोमो लगाएंगे। फॉर्मूला, ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स था। फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका फॉर्मूला क्या है? Cl या Br, मतलब क्लोरीन के लिए Cl और ब्रोमीन के लिए Br। सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन में एल्कोहल, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ऑक्सीजन में एल्कोहल, एल्डिहाइड, केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जा रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड को वीक एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये वीक है। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? OH, एल्डिहाइड का इस तरह है, केटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो इसमें इसलिए बताया गया कि अगर कहीं ऐसे दिया हो तो आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि अल्कोहल, ये एल्डिहाइड है, केटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ से जैसे ये क्वेश्चन उठा के दे देगा कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये किसका, क्लास ऑफ कंपाउंड किसका है, तो आपको बताना होगा कि ये अल्कोहल है। ये 4 ऑप्शन दे देगा, आप बताएंगे कि अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ। फोर्थ सब टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो इसमें एल्कीन्स, अल्काइंस और एल्केन के बारे में बताया। जैसे इन दोनों में, इन सब में एक पैटर्न जनरेट होता है कि सब में एक तरह का ही वो होगा डिफरेंस। जैसे कि एल्कीन्स है तो उसमें CnH2n इसकी तरह का होगा। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या एल्कीन्स है? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन। ठीक है, ये अलग है। एल्काइंस में CnH2n-2, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। एल्केन्स में CnH2n+2, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन
कंपाउंड्स का नामकरण कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 रूल्स है दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन के एटम्स को आइडेंटिफाई करो कि कितना है। अगर 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोपेन आएगा। सेकेंड है फंक्शनल ग्रुप्स, तो फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करो। फिर उसके बाद प्रीफिक्स या सफिक्स लग रहा है उसको बताओ, मतलब ये आना चाहिए प्रीफिक्स मतलब पहले लग रहा है, सफिक्स क्या बाद में लग रहा है। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप्स, अगर सफिक्स है, सफिक्स के लिए केवल, तो स्टार्ट हो रहा है अगर वोवेल से AEIOU से, तो जो फाइनल ई होगा लास्ट में मतलब सफिक्स के, उसमें ई डिलीट करके सफिक्स ऐड करना है। मतलब सफिक्स के लास्ट में नहीं, जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसके लास्ट में जो ई होगा उसको डिलीट करना है और उसके बाद जो सफिक्स है उसको ऐड करना है, ठीक है। फोर्थ है कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेंज अगर अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड मैंने आपको बताया था कि वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको अनसेचुरेटेड कहते हैं, तो उसमें ENE या YNE आपको ऐड करना है, ठीक है। अब हम चार्ट को देखते हैं जिससे हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो क्लास ऑफ कंपाउंड्स, इसके बाद प्रीफिक्स या सफिक्स और एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। तो पहला है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या आता है, प्रीफिक्स में क्लोरो या ब्रोमो, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लोरो प्रोपेन। क्लोरो से क्लोरो हो गया, और प्रोपेन कहाँ से आया कि यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है, ये इसकी जगह पे क्लोरो की जगह क्या हो गया, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। सेकेंड है एल्कोहल। क्लास ऑफ कंपाउंड्स में सफिक्स इसमें OL लगेगा, तो आपने देखा कि ये प्रोपेन है तो लास्ट में क्या आएगा, ई आएगा। तो हमारा सफिक्स जो है AEIU मतलब वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ई डिलीट करके प्रोपेनल हो गया, ठीक है। थर्ड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, AL। इसमें भी सेम चीज है, AL है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो ई डिलीट हो गया, प्रोपेनल हो गया। वहां पे प्रोपेनोल हो गया था, यहाँ पे प्रोपेनल हो गया, ठीक है। फोर्थ है कीटोन, इसका सफिक्स है 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्रोपेन में ई मतलब डिलीट कर दिया गया, तो फिर तो क्या हो गया, प्रोपेनन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सफिक्स है ओइक एसिड, तो ये भी वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ई डिलीट करके प्रोपेनाइक एसिड लग गया, बन गया, मतलब प्रोपेनाइक एसिड बन गया। एल्कीन्स आ गया, अल्काइंस आ गया, तो सफिक्स इन हो जाएगा और आइन हो जाएगा, तो इन हो जाएगा तो प्रोपीन हो गया। ये सफिक्स जो है वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ई कैंसिल हो गया तो प्रोपीन हो गया। और एल्काइंस में आइन, ये नहीं स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये प्रोपाइन है इसका नाम, ठीक है। इसमें तो केस दे रखा है ना कि कार्बन चेन है तो अनसेचुरेटेड है अगर, तो इन और आइन ये लगेगा। इसमें कोई रूल नहीं है, एकदम क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला है कंबसन, तो कार्बन को बर्न करेंगे तो क्या होगा, तो जब कार्बन को बर्न करते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। मीथेन को जब बर्न करेंगे, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बन रहा है प्लस हीट एंड लाइट। CH2OH प्लस ऑक्सीजन के साथ जब बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है तो क्लीन फ्लेम देगा, क्लीन होगा एकदम, और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है तो येलो फ्लेम देगा, ठीक है। पहला है कि मतलब इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विथ और विदाउट ए फ्लेम। तो सब्सटेंस क्यों बर्न मतलब क्यों कभी मतलब क्यों फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और क्यों फ्लेम के साथ नहीं बर्न होते हैं, फ्लेम के बिना क्यों बर्न होते हैं। तो फ्लेम कब प्रोड्यूस होगा, इसके लिए हमें ये समझना होगा फ्लेम प्रोड्यूस कब होगा, व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न,
जब गैसियस सब्सटेंसेस बर्न होगा तभी फ्लेम प्रोड्यूस होगा। तो जो सब्सटेंस फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है वहाँ पे गैसियस सब्सटेंस बर्न हो रहा है, और जो फ्लेम के साथ नहीं बर्न हो रहा है वहाँ पे गैसियस सब्सटेंस बर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फ्लेम प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन तो कैसे फॉर्म होता है? तो कोल क्या होता है? रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स। तो ये बचा हुआ मतलब रिमेन्स होता है ट्रीज का, फर्न्स का और अदर प्लांट्स का। ठीक है, तो कोल और पेट्रोलियम बनते कैसे हैं? तो जब ट्रीज, प्लांट्स या एनिमल्स कोई मर जाते थे तो जब जमीन के अंदर जाने लगते थे बहुत सालों तक, उसके बाद जैसे वो जब उनका डिकम्पोजिशन होगा, बैक्टीरिया उनके ऊपर लगेंगे, फिर उसके बाद मतलब कई सालों के बाद हमें मिलता है कोल और पेट्रोलियम, कई सालों के बाद। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हमने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एक वर्ड आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज करवाते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब कि जो ऑक्सीजन दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं, तो वो क्या होंगे? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वहाँ से सवाल भी आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता रहना चाहिए। CH3CH2OH, इसको हम एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट दे रहे हैं, या फिर एसिडिफाइड Ke2Cr2O7 प्लस हीट दे रहे हैं, तो क्या बन रहा है? CH3COOH बन रहा है। ठीक है, थर्ड है एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को अकर या प्रोसीड करा सकते हैं डिफरेंट रेट पे, विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। तो रिएक्शन खुद नहीं अफेक्ट होगा, लेकिन ये उसके रेट को कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। कम या ज़्यादा मतलब कि या तो उसको जल्दी करवा सकते हैं या धीरे। जैसे कि इस कंपाउंड में निकल कैटलिस्ट का यूज किया जा रहा है और हाइड्रोजन गैस भी डाली जा रही है, तो ये इसमें चेंज हो जा रहा है। ठीक है, फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको वर्ड से समझ आ रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक दूसरे का प्लेस ले रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। तो वन टाइप ऑफ एटम या तो एक तरह का एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो होगा वो दूसरे का प्लेस ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे मिथेन है प्लस क्लोरीन है, तो क्या मिलकर बन रहा है? CH3Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब पढ़ेंगे सबसे ये भी मेन टॉपिक है, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज, इसका फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH। ठीक है, तो इथेनॉल, इथेनॉल क्या है? इसको अल्कोहल, अल्कोहल का ये तो ये बहुत डैमेज करता है, हम लोग ज़्यादा अमाउंट में लेने लगते हैं, हमारे हेल्थ को बहुत डैमेज करता है ये। फर्स्ट है रिएक्शन विथ सोडियम। तो सोडियम के साथ रिएक्शन, तो 2Na मतलब 2 सोडियम लिया हमने प्लस एथेनॉल मिलके बना रहे सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये रिएक्शन है देने के लिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो CH मतलब एथेनॉल को हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जा रहा है, तब CH2 डबल बॉन्ड प्लस वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये हो गया। हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अल्कोहल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया कि जब हम ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेने लगते हैं तो हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ती है, और अगर हम मेथनॉल होता है उसका हम लोग थोड़ा सा भी अगर ड्रिंक करते हैं तो हमारी डेथ भी हो सकती है। अल्कोहल एज अ फ्यूल, तो दूसरे कंट्रीज़ में जैसे इथेनॉल जैसे अल्कोहल है वो कम प्रोड्यूस करता है पोल्यूशन,
तो इसीलिए कुछ कंट्रीज में अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी यूज़ कर रहा है। ठीक है। सेकेंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कूल होता है, इसलिए इसका नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल से आपको समझ आ रहा होगा ग्लेशियर। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो एथेनोइक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वीक एसिड्स होते हैं। रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि एसिटिक एसिड, बस ये जान लीजिए कि एसिटिक एसिड को ही ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एस्टर जो है वो बनता है, तो इसीलिए इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोला गया है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल एसिड मिलकर बन रहा है एस्टर प्लस एस्टर बन रहा है। यहाँ पे एक प्रोसेस आता है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन से हमें समझ में आ रहा है सोप का बनना। तो जब हम एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब हमें इस प्रोसेस को हम इसलिए करवाते हैं ताकि हमें सोप मिल सके, और इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। CH3COO को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो C2H5 प्लस C2H5OH प्लस CH3COO मिल रहा है। रिएक्शन विथ ए बेस, बेस के साथ रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एथेनोइक एसिड CH3COONA प्लस वाटर बन रहा है। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, एथेनोइक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलकर बना रहा है 2CH3COONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। एथेनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलकर बना रहा है CH3COONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, जो सोप्स का जब हम सोप की मदद से अपने कपड़े क्लॉथ्स को धुलते हैं, तो कैसे मदद करता है कि क्लॉथ्स को धुलने में, तो इसमें यही बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, जहाँ पे ये जो है ये ऑयल ड्रॉपलेट है, और ये सारी चीज़ें ये जो है मॉलिक्यूल्स टाइप ये Na+ के मॉलिक्यूल है, Na+ आयंस है मिसल्स। ठीक है। जहाँ पे ये वाला जो एंड होगा ये हाइड्रोफिलिक एंड होगा, और ये वाला एंड जो होगा हाइड्रोफोबिक एंड होगा। तो ये जो है ग्रीस और डर्ट मतलब कि गंदगी होगी। तो कैसे ये साफ करता है बस यही बताया गया, जैसे कि इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। तो ये हाइड्रोफिलिक एंड है और ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये सोप मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ जाएगा, हाइड्रोफोबिक एंड नहीं, हाइड्रोफिलिक एंड अंदर की तरफ जाएगा और हाइड्रोफोबिक एंड बाहर की तरफ, क्योंकि वो वाटर से डरता है, फोबिक है, इसीलिए इसी प्रोसेस से जब बार बार अंदर बाहर होता है, तो ऐसे ही हमारा जो कपड़ा होता है उसका साफ करने का एक्शन यही है। ठीक है। थैंक्स।